खुशामदीद नाज़रीन, टॉप स्टोरी में वक्फे के बाद दोबारा से हाजिर हैं और बात हो रही थी अस्करी अस्करी अपनी सलाहियतों की और टेक्नोलॉजी की। मुस्तफ़ा, आपकी बड़ी बारीक बीनी सी निगाहें हैं, इंटरनेशनल आईआर के आप स्टूडेंट हैं दुनिया के बदलती हुई सूरत हालों पर। और मैं यहाँ पे सिर्फ एक खुशाइन बात इस मरतबा जो मुझे नजर आई कि पहली मरतबा या बहुत कम दिखने में आया कि हमास की तरफ से इस किस्म का टेक्टर छोटा ही सही, लेकिन दुनिया में एक उमंग पैदा हुई कि आया अब उनके पास भी कुछ ऐसा आने लगा है। सबसे पहले तो आप अगर बता सकें या आपकी निगाह में ये उनके पास इस किस्म की टेक्नोलॉजी का ही आ जाना आप किस नजर से देखते हैं, और अगर मुस्लिम उम्मा और इसराइल या इसराइल के एक दो पार्टनर्स को भी अगर हम मिला लें, अस्करी तौर पे कहां खड़े हैं? ये बात दुरुस्त है कि हमास ने पहली मर्तबा तल अवीव जो इसराइल का अभी कैपिटल है वहाँ तक उसके मिसाइल पहुँचे और तल अवीव के लोगों ने उसके मिसाइल देखे। पहले करीब के जो इलाके थे, अश्कलोन है, इस तरह के शहरों में, बीरबशाह है जो जुनूब इसराइल में आते हैं, वहाँ तक तो पहुँच जाते थे, लेकिन तल अवीव तक नहीं पहुँच पाते थे। इस हमास ने पिछले दिनों को 250 माइल या 250 किलोमीटर फासला तय करने वाला मिसाइल भी दुनिया के सामने पेश किया था। इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। आयरन डोम इसराइल की एक पैदावार है और जो वाकई बहुत इफेक्टिव एंटी मिसाइल इक्विपमेंट है। हमास ने अपनी स्ट्रेटजी के ज़रिए, अपनी प्लानिंग के ज़रिए उसको भी बहुत हद तक नाकाम किया है। और ये बात तो हम सुनते हैं कि 250 लोग फ़लस्तीनी शहीद हुए, कोई 2000 के करीब लोग ज़ख्मी हुए, लेकिन हमास ने अपने रॉकेट्स के ज़रिए जो लोकली प्रोड्यूस हैं, हमास और गज़ा का अगर आप देखें तो गज़ा हर जगह से ब्लॉकेड है। गज़ा में कोई चीज़ आ नहीं सकती, कोई चीज़ जा नहीं सकती। लोकली उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं और लगभग कोई 800 से या 900 इसराइली ज़ख्मी भी हुए हैं। ये बात भी हो रही है कि इसराइल अपनी फिगर्स छुपा रहा है। तो हमास ने वाकई लोगों को इम्प्रेस किया है। इसराइली जर्नल्स बहुत इम्प्रेस हैं उनकी इस ताकत का कि एक 7 साल या 6 साल के बदतरीन लॉकडाउन के बावजूद वो इस कैपेसिटी और इस कैपेबिलिटी के हामिल थे। अभी इस जंग में कोई 1000 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स हुए, लेकिन हमास आखिरी दिन तक इस पोजीशन में थी और उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था कि वो मिसाइल लॉन्च कर सकती थी और कर रही थी। और मेरे ख्याल से उनकी तरफ से बयान बड़े खुशाइंद आ रहे हैं क्योंकि हम आखिरी दम तक और हम जो है वो यानी कि ज़लज़ले की सी सूरत हाल पैदा कर देंगे। इसराइल को इस हद तक भी धमकी दी हमास की जानिब से। ये बात दुरुस्त है कि शदीद बमबारी, 1000 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स के बावजूद गज़ा की सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तो नुकसान पहुँचाया है, लेकिन गज़ा की रेजिस्टेंस को कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सके वो लोग। दूसरी बात जो आपकी है कि मुसलमानों का कंपैरिजन इसराइल और इसराइल के हामी ममालिक से, अगर इसराइल से किया जाए तो मुसलमान के जो 10 बड़े ममालिक हैं और उनकी जो फौजें हैं उनकी कोई $150 बिलियन सिर्फ दिफा में जाते हैं। सिर्फ सऊदी अरब के $70 बिलियन का डिफेंस बजट है। $1 बिलियन जी, यानी कोई हमारे 100 खरब रुपए बन जाते होंगे ये तो। और अगर फौज देखी जाए तो वो कोई 50 लाख के करीब है। इतनी तो शायद इसराइल की आबादी नहीं होगी। लेकिन एक फ़र्क जो है वो ये है कि इसराइल का बहुत ज़्यादा जो मटेरियल और टेक्नोलॉजी इसराइल खुद प्रोड्यूस करते हैं, हम ख़रीदते हैं। अभी सिर्फ तुर्की के पास ये सलाहियत है कि वो अपने ड्रोन्स बना रहे हैं, बहुत अच्छे ड्रोन्स बना रहे हैं, जिसका हमने मुजाहरा लीबिया में देखा, जिसका हमने मुजाहरा अजरबैजान की जंग में भी रिसेंटली देखा। इसके बावजूद तमाम अरब ममालिक वो अमेरिका से ख़रीदते हैं और अमेरिका वही टेक्नोलॉजी बनाता है तो लाजमी सी बात है उसका तोड़ भी बनाता है। तो जब तक हम डिपेंडेंट रहेंगे वेस्टर्न कंट्रीज से टेक्नोलॉजीज खरीदने पर, बहुत सारे जो अफ्रीकन अरब ममालिक हैं वो फ्रांस से लेते हैं, तो ये डिपेंडेंसी जब तक रहेगी तो आप कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। आप समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की सतह पर भी मुस्लिम उम्मा को कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना होगा? नहीं, बाकी बनाना होगा इसके बावजूद, वरना कुछ नहीं कर पाएंगे।
जैसे तुर्की की टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं थी तो तुर्की ने आर्मेनिया को अजरबैजान के साथ शिकस्त दे दी, उसका तोड़ नहीं था ना किसी के पास। जी ये कुछ फरमा रहे हैं। इसी तरह जैसे पाकिस्तान के पास जेफ टेंडर्स हैं, लोकली प्रोड्यूस है, उसका कोई यानी अभी कोई तोड़ आया नहीं है। बिल्कुल। तो जब तक आप किसी और पर डिपेंडेंट रहेंगे तो आप किस तरह उसका कंपटीशन कर सकेंगे। आखिरी सवाल आपकी तरफ से करके फिर मैं आसिफ की तरफ आता हूं कि रशिया और चाइना दो बड़े प्लेयर इस वक्त दुनिया के मुआशी और एटमी ताकत हैं ये दोनों। आप कहाँ देखते हैं कि इस मसले में उन्होंने किस हद तक जो है ना अमेरिका को ललकारा है? रशिया तो खामोश रहा है, चाइना का बहुत अच्छा रोल रहा है। चाइना ने जो सलामती कौंसिल का इजलास है चाइना ही की सदारत में हुआ है, और चाइना ने अमेरिका को भी बहुत एक किस्म का चैलेंज दिया है कि तुमने जो सीज फायर रुकवाया है और सीज फायर नहीं होने दिया, और जो यूएन की मुश्तरका एलामिया था उसको जो वीटो किया है तो उसको उसने कंडेम किया है। तो ये बात दुरुस्त है कि सलामती कौंसिल में अगर अमेरिका की सपोर्ट ना हो तो इसराइल को बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ता है उसे। इट मीन्स कि चाइना ने आगे बढ़कर जी और यकीनी तौर पर अगर चाइना के सबसे बेहतरीन अगर साथी या दोस्त कहा जाए जिसपे चाइना के अपने मफादात भी हैं और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के मफादात भी, तो पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री जो शायद चाइना को उसने इस तरह से शीशे में उतारने में कामयाब हो। यकीनी तौर पर ये चाइना के लिए बेहतरीन मौका था। कहा भी जाता है कि अमेरिका को ललकारना है तो इस वक्त ललकार लो, क्योंकि अब दुनिया मिली हुई है और वैसे से भी आवाजें बुलंद हो रही है। आखिरी सवाल लेके आ रहा हूं आसिफ, और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। इस किस्म की जो एक्टिविटी जो आपने देखी कि मकबूजा इलाकों पर इस तरह से चढ़ाई करना, दुनिया का उठ खड़ा होना उन मजलूमों के हक में, दुनिया भर के हर कोने से आवाज बुलंद होना, अवामुन नास का बाहर आना और इस पर जो है अपनी आवाज से आवाज मिलाकर, ख्वाह वो वेस्ट हो, मुस्लिम उम्मा हो या पाकिस्तान की सतह पर हो, आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसे जितने भी मकबूजा इलाके हैं जहां से इस किस्म की आवाज, इस किस्म की सोरिशें उठेंगी, दुनिया उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करेगी? मेरी मुराद कश्मीर से है कि शायद ये पेश खेमा हो सकता है उस आगे आने वाली बहुत सारी फतूहात का जो बहुत सारे मुस्लिम ममालिक जिसका इंतजार कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं इस एक्टिविटी को, इसके रिस्पॉन्स को और अब आने वाले दिनों में इसके असरात को? देखिए अल्ताफ भाई, ये बात आपको समझनी होगी कि सरजमीन जो फ़लस्तीन है, सरजमीन बैतुल मक़दस है, अम्बिया की सरजमीन है। आइंदा जब कभी भी जो है वो इस तरह की ये मामलात होते रहेंगे तो इससे ज़्यादा रिएक्शन आएगा। लोग अब पहले जैसे नहीं रहे हैं, समझते हैं हर चीज़ को भी। दूसरी बात ये है कि ये जो मामला आया था ना, ये आया था जेनोसाइड का, यानी कि वो चाह रहे थे कि नस्ल कुशी करें मुसलमानों की। आप देखें दो जगहों पे हमारी मामला जो है सेम है, भारत के अंदर और इसराइल के अंदर। वहाँ पे कश्मीर की जो स्टेट है तो कश्मीर के अंदर वो उन्होंने को दूसरे दर्जे के शहरी का दर्जा दिया है, उसको कुचलते हैं, दबा के रखते हैं, हर वक्त खौफजदा रखते हैं। जब चाहे जिस वक्त चाहे किसी भी कश्मीरी के घर पे जाके छापा मारे, किसी को कत्ल कर दें, शहीद कर दें। इसी तरीके से जो फ़लस्तीन के अंदर भी ही सारा मामला है। तो अब लोगों को ये समझना होगा कि जब तक कि ये सारे लोग जो मौजूद हैं, अब वहाँ देखें जो लोग हैं, जैसे अभी तो हमास वहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, ये मिसाइल फेंक रहे हैं, पहले क्या गुलैल से करते, पत्थर मारते थे। तो किसी ने पूछा कि यार ये आप इतने बड़े टैंकर के सामने पत्थर मारते हैं? उसने कहा ये पत्थर तो बेसिकली हमारा जज्बा ईमानी है, ये हमारा जज्बा है। तो इस जज्बे के तहत दूसरी बात आप देखें ना, जो सरजमीन मकबूजा ये फ़लस्तीन है, जिसपे जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की, हैकल, उनका जो सबसे बड़ा मंसूबा क्या है, हैकल सुलेमानी। वो कहते हैं कि यहाँ पे जो मस्जिद अक्सा, बेसिकली मस्जिद जिस पर गुंबद सगरा है गोल्डन कलर का, वो लोग समझते हैं वो मस्जिद अक्सा, वो नहीं, वो मस्जिद अक्सा नहीं है, मस्जिद अक्सा दूसरी है। और वो शायद ये समझेंगे कि वो इसको तो हम नहीं तोड़ें, दूसरे मस्जिद को तोड़ के, जब तक के माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मैं 3 दफ़ा करूँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये मस्जिद अक्सा को शहीद नहीं करते हैं, उस वक्त ये हैकल सुलेमानी नहीं बना सकते हैं। आज आप देखें कि इसराइल के अंदर बच्चा होता है ना, तो जब वो टीन एज से स्टार्ट होता है स्कूल के अंदर, उसको वो फौज की तरबियत देते हैं, मतलब उनके जहनों में वो डाल देंगे आपने हैकल सुलेमानी बनाना है, ये जगह हमारी है। तो यही जज्बा वहाँ पे देखें ना, हमारी जो ये हमारे जो सरजमीन है बैतुल मक़दस है, अम्बिया की सरजमीन है, वहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनकी ज़ौजा सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये सारे के सारे जो वहाँ पे, तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज का वाक़या हुआ था तो तमाम अंबिया इकराम की इमामत वहाँ की थी। तो जब एक दफ़ा जो उससे कहा गया ना, सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा गया कि हमें कुछ हिसाब भेज दें
कह रहे हैं कि आप इससे की बेचने की बात करते हैं, 1 फिट भी मेरी नहीं है, ना मैं तुम्हें बेच सकता हूं। मैं क्या बात है। कश्मीर को कैसे देखेंगे इस तराजुर में? कश्मीर के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह बेदारी की लहर और पूरी दुनिया के अंदर इसकी अवेयरनेस आ गई है। बिल्कुल। अब आप अगर इसके हल की तरफ हम जाते हैं ना, देखें हल क्या है कि हमें उन सारी चीज़ों पे अवेयरनेस देने के बाद हमें उन सब चीज़ों पे लीड करना होगा। जो अभी मैंने आपको बताया इसराइली लीड कर रहे हैं, रिचेस्ट ट्रेडर्स, रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, जो टॉप 10 जो लोग हैं उनमें से 1/3, तो ऐसे ही तमाम शुबे मुसलमानों को आना होगा, अपनी लॉबिंग करनी होगी। उस लॉबिंग के जरिए से जो है वो उन सारे लोगों को अपना हमनवा बनाना पड़ेगा। इन सारे इदारों में आज आप देखें जिनका आपने तस्करा किया, 2 खवातीन थी, सेनेटर थी, रोई वो आके उन्होंने तस्करा किया, फिर उसके बाद यही जो सेनेटर खातून थी यूके ब्रिटिश के अंदर, उन्होंने जाके उसके खिलाफ बात की। आप जब तक उन फोरम्स पे जाके अपना रोल नहीं प्ले करेंगे, आप आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तो एक राय अब हमवार नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक आप अपने गोल्स को हासिल नहीं कर सकते। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे कि इस फतह को, इस जश्न को हम सब मिलकर अगले किसी प्रोग्राम में भी डिस्कस जरूर करेंगे। नाज़रीन, इस अहम बात के साथ कि इस मोमेंटम को अब रुकने नहीं देना, इसको जारी रखना है, ख्वाह हमारी हुकूमतें रियासती सतह पर हों, हमारी खारजा पॉलिसीज हों, इसको हम इसी अंदाज से आगे जारी रखना होगा कि दुनिया के अंदर वो तमाम मकबूजा इलाके, वो तमाम लोग जो जारी हद का शिकार हैं अपनी अपनी स्टेट्स की जानिब से, दुश्मनों की जानिब से, उनको जगाए रखना है और दुनिया की निगाहें उस तरफ मरकूज रखनी है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले, जैसे कि हमारे मेहमानों ने फरमाया, कि अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने आप को मजबूत करना भी सबसे अहम होगा। इन अल्फाज के साथ इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ दोबारा से हाजिर होंगे टॉप स्टोरी में। अल्लाह ने कहबा।